हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ ओसीडी रिकवरी का केस, और मुझे बेहद खुशी होती है जब भी कोई ओसीडी सफ़र रिकवर हो जाता है उस केस को आपको बताते हुए, क्योंकि मैंने देखी होती है उनकी वो जर्नी जिसमें वो रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर उनका वो फेस भी मुझे देखना नसीब होता है जिसमें वो हंस रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। ओसीडी आप जानते हैं कि एक बहुत ही गंदी बीमारी है, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, समय सब कुछ बर्बाद कर रही होती है, लेकिन जब आप उससे मुक्त हो जाते हैं तो सारे गम खुशी में बदल जाते हैं। तो ये जो केस है ये है 23 साल की एक लड़की का, जिसकी शादी को 6 महीने हुए थे और उसको ओसीडी था चेक करने का अपने हस्बैंड के फ़ोन को। दिन में 3 से 4 बार उसको अपने हस्बैंड के फ़ोन की डीप में चेकिंग करनी होती थी। जो भी सारी एप्लीकेशन जिन पर भी चैट हो सकती है वो सारी एप्लीकेशंस उसको चेक करनी होती थी। एक एक पर्सनल विंडो पर जाकर उसको ये देखना होता था कि किससे क्या मैसेज पर बात हुई है, क्योंकि उसको ये डाउट रहता था पता नहीं किस लड़की का जो नंबर है वो लड़के के नाम से सेव हो और पता नहीं कौन सी चैट में क्या निकल आए। तो उसको पूरी की पूरी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जितनी भी उसकी ऐसी फेसबुक का, इंस्टा का, जहाँ पर भी मैसेजेस पॉसिबल हैं वो सारे के सारे उन विंडोज़ को चेक करती थी। और उसको जब तक वो चेक ना कर ले इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, इतनी इनसिक्योरिटी होती थी उसके मन में, यही ख्याल रहते थे कि उसका पति उसको चीट कर रहा है, उसका पति उसको चीट कर रहा है, इस तरीके से। अब जो मैरिज थी वो हुई तो अरेंज मैरिज थी, शादी को भी अभी 6 महीने हुए थे। अब आप देखिए कि शादी को किसी के 6 महीने हुए हैं और कोई इंसान इस तरीके से अपने हस्बैंड का बार बार फ़ोन चेक कर रहा है, तो घर में पति के बीच में और सब लोगों के बीच में क्या माहौल हो गया होगा ना, क्या कलेश होने लग गए होंगे। तो ऐसे ही जब ये उसको अर्ज उठी तो उसको खुद नहीं समझ में आया ये क्या हुआ। उसने अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करा तो हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन करा। आप तो जानते हैं आज की तारीख में बस फ़ोन ही चेक नहीं करवाना चाहता आदमी अपना। अब उसका फ़ोन जो है ना चेक किया गया तो उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये क्या कर रही हो, लेकिन उसने एक समहाउ बहाना मारकर कि मुझे कुछ देखना है, इस तरीके से उसने चेक किया। लेकिन वो अर्ज बार बार उठी। अब जब बार बार उठेगी तो फिर तो कोई भी इंसान समझ ही जाएगा ना कि ये क्या कर रही है, बार बार मेरा फ़ोन चेक करती है और दे ही नहीं रही है, आधा घंटे तक क्या देख रही है। तो वो ऑब्जेक्शंस और बढ़ गए, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। ये लड़ाई झगड़ा घर वालों को भी पता चल गया और उसके दिमाग में बस यही था कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, चीट कर रहा है, चीट कर रहा है। अब उसको यकीन दिलाने की कोशिश की गई, भाई क्यों चीट करेगा, जब शादी बेशक अरेंज मैरिज है लेकिन करी तो पसंद कर ही है ना, कि हाँ जब ओके था तभी शादी करी है। फिर हस्बैंड की भी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं निकली कि जिसमें वो सच में चीट कर रहा हो, कि भाई किसी लड़की को ऐसे चैटिंग कर रहा है या कुछ भी है। तो हस्बैंड का कैरेक्टर भी बिल्कुल साफ निकला, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन उसको जो अर्ज आ रही थी वो सब ऐसे ही था कि बार बार हस्बैंड का फ़ोन चेक करना है। अब ये मामला और बिगड़ता चला गया, लड़की के घर वाले भी आ गए और यहाँ पर बात ये तक होने लगी कि ये पागल लड़की, अजीब सी लड़की हमारे लड़के पे ब्लेम लगा रही है, चेक करती रहती है, उसके कैरेक्टर पे शक कर रही है। मतलब सब ने अपनी ईगो पर ले गए इस बात को, और जो कि है भी कि घर का माहौल ऐसे ख़राब हो जाता है। तो लड़की के माँ बाप ने भी बहुत समझाया उसे कि बेटा ऐसा क्यों, तुझे ट्रस्ट नहीं रहता है, ऐसा क्या बात हो गई, कुछ बता, कुछ तूने देखा है, ऐसा कुछ करा है। लेकिन कुछ देखा हो करा हो तो बताए भी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसने बोला मेरे मन में बस ये इच्छा होती है और इतनी एंग्जाइटी होती है कि अगर मैं ना देखूं, ना चेक करूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, जैसे अंदर से कोई मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे बस फ़ोन चेक करना है। तो ये सब था। तो अब इतना ज़्यादा परेशान थी वो कि उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तो अब उसको डॉक्टर को दिखाया गया। तो पहले तो उनके जो जनरल फिजिशियन थे उनको दिखाया गया। अब उन्होंने जो भी उसकी कंडीशन देखी उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन दे दी, लेकिन कंडीशन कहाँ ठीक होनी थी, वो तो जो अर्ज थी वो और स्ट्रांग होती जा रही थी और एक ऑब्सेशन हावी होता जा रहा था कि बस चेक करना है, चेक करना है। उसको उसके मायके भी ले गए, लेकिन वहाँ पर भी इतना परेशान बेचैन रहती थी और ख्याल बुरे बुरे आने लग गए कि अब तो मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ, अब तो खुलेआम चैटिंग चल रही होगी, ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा। दिमाग में जैसे पागलपन, फितूर साबित हो गया। उसकी मायके जाने के बाद कंडीशन और बिगड़ गई। तो बेचारे मजबूर माँ बाप हाथ पैर जोड़कर उसको वापस से ससुराल में छोड़ाए कि कम से कम वहाँ रहेगी, चलो 4 बार नहीं 1 आध बार चेक करेगी, कम से कम ये जो इतना तड़फ रही है वो तो इसका कम हो जाएगा सब कुछ। तो इस तरीके से, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, जब एक बार उनके दिमाग में आ गया कि ये लड़की ऐसे गलत कर रही है, पागलपन कर रही है, तो वहाँ पर उसकी कदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और कंडीशन बिगड़ गई। फिर साइकेट्रिस्ट का नंबर आया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, सो उन्होंने बताया कि इसको ये ओसीडी हो गया है और वहाँ पर कुछ मेडिकेशन चला, 3-4 महीने और निकल गए उसमें,
लेकिन वहाँ पर ऑब्सेशन जो था, जो अर्ज थी, वो घटने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस सोती रहती थी वो। लेकिन जैसे ही उसको अवेयरनेस आती थी फिर से वही सब चलता था, सपनों में वही चलता रहता था, लेटे लेटे सोते सोते भी दिमाग में वही सब चल रहा था, कंडीशन भी करती जा रही थी। तो इस तरीके से फिर उन्होंने बोला कि इसकी दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग भी करा लीजिए, आप इसको कोई समझाएगा और CBT वगैरह कराइए आप, इस तरीके से उन्होंने बताया। तो ये केस मेरे पास आया था। तो जब हमने उससे बात करी, पूछा कि आखिरकार आपको ये अर्ज का सोर्स क्या है, मतलब क्यों लगता है ऐसा कि दिमाग में क्या होता है। तो शुरुआत में तो उसने बोला कि नहीं, बस पता नहीं अचानक से एक दिन मेरे मन में ये आया कि मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करूं कि कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, इस तरीके से। लेकिन इसका कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना, कोई ना कोई तो बैकग्राउंड होगा ना, क्यों ऐसा आपको लगा। तो फिर जब बहुत बात की गई और उसको बिल्कुल इंश्योर किया गया कि सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आप शेयर कर सकते हो, तो फिर उसका विश्वास बना। फिर उसने बताया कि जब वो कॉलेज में थी, इस तरीके से एक लड़के को डेट करती थी और उस लड़के को डेट करती थी, उसने चीट किया उसको। वो उसके अलावा 2-3 लड़कियों से और भी कनेक्टेड था और इस तरीके से वो मैसेजेस करता था और थोड़ा सा मतलब वो मैसेजेस का लेवल भी ऐसा था कि उसने पढ़ लिया था अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के मैसेजेस को, जिसमें उसने दूसरी लड़कियों से एक मतलब सेक्सुअल कंटेंट भी इस तरीके से शेयर कर रखा था, या चैटिंग में भी उसके इस तरीके से मतलब उसको काफ़ी चीट करा था। और ये लड़की उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत क्लोज थी, उससे शादी करने का एक ड्रीम बना लिया था उसने। इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगा था, उस चीज़ का धक्का लगा था। तो वो चीज़ें उसके दिमाग में ऐसे बैठ गई थी, एक फ़ियर सा, एक डर सा कि ऐसे कि लड़के चीटर होते हैं, कि कितना नाइसली बिहेव करें, बात करें, फिर भी इस तरीके से चीट कर सकते हैं। तो वो उसके लिए बहुत शौक था। तो जब भी कुछ शौक लगता है ना हमारे को, किसी भी चीज़ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो चीज़ डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और वहाँ पर उसने उस शौक लगने के बाद काफ़ी लंबे समय तक वो उस ग्रीविंग प्रोसेस में थी। मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था, पैरों तले से उसकी ज़मीन निकल चुकी थी कि आखिर उसके साथ ऐसा हो सकता है। वो लड़का जो उसके लिए पूरी दुनिया है, वो उसके साथ ऐसा कर सकता है। और एक दूनी मतलब 3-4 इस तरीके के साथ अफेयर चला रहा है। तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एक एक्सपीरियंस था। और कई महीने ब्रेकअप के बाद भी वो उससे सफ़र करती रही है और वो इतनी प्रैक्टिस हो गया कि उसके अंदर एक डर बैठ गया कि कोई भी रिलेशनशिप में जब भी मैं क्लोज़ हो जाऊंगी तो फिर वो मुझे चीट करना शुरू कर देगा। तो वो चीज़ थी। और फिर टीवी सीरियल्स में भी इस तरीके की चीटिंग्स वगैरह और ऐसे फ्रेंड्स वगैरह के भी रेफरेंसेस और भी मल्टीपल चीज़ें अंदर पड़े हुए थे। तो अभी शादी के 6 महीने बाद ये क्यों हुआ। अब पहले तो वो ब्रेकअप के बाद जो है ना, उसको थोड़ा सा समय लगा उस चीज़ से उभरने में, धीरे धीरे समझने लगी, संभालने लगी अपने आप को। फिर घर वालों ने शादी करवा दी उसकी कि शादी हो जाएगी इसकी तो ठीक रहेगी थोड़ा सा। अब वहाँ पे शादी भी हो गई उसकी। तो अब 6 महीने में हस्बैंड से जो क्लोजनेस बढ़ी, वो फियर ट्रिगर हो गया कि जब मैं क्लोज़ हो जाती हूँ किसी के और मुझे पूरा भरोसा आने लगता है, तब मुझे कोई चीट करेगा। तो वो 6 महीने तक, देखो दिमाग की मैनिपुलेशन क्या है, कि 6 महीने लगाया। अरेंज मैरिज थी तो वो क्लोज़ होने में जब लगा कि हस्बैंड से बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, तो वो अंदर का फियर ट्रिगर हो गया कि अब ये क्लोजनेस हो गई इस लड़के से और कहीं ऐसा ना ये चीट करे। तो वो अर्ज वहाँ से स्ट्रांग हुई। तो आप देख रहे हो कि हमारा माइंड जब भी कोई एक्सपीरियंसेस को अंदर स्टोर करता है, तो वो उस तरीके की सिमिलर सिचुएशन आने पर वहाँ पर वो ट्रिगर कर सकता है। तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छे से याद करके बताओ कि ऐसे क्या आपको ट्रिगर्स, क्लूज़ मिले जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो उसने मुझे याद कर बताया कि एक आध बार उसने ऐसा नोटिस किया कि वो रूम में गई तो उसका हस्बैंड फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसने देखकर उसे साइड में रख दिया। तो अब इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि जब वो आ रही थी तो उसको अटेंशन देने के लिए उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया। इसका मतलब यही कहाँ से हुआ कि वो कुछ ऐसे चीट कर रहा था और उसने अपना फ़ोन साइड में इसलिए रख दिया। लेकिन क्योंकि अगर हमारे दिमाग में सांप 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 चल रहा होता है और रस्सी पर भी पैर पड़ता है तो सांप ही सांप मुंह से निकलता है ना। तो अंदर अगर हमारे जहन में कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें हमें लगता है कि ऐसे पर्सन चीट कर सकता है, तो हमें बस उसी बिलीफ से वो दिखता है। तो हमारा फ्रेम ही जो है वो ही ख़राब है। तो हमें बाहर क्लैरिटी कैसे नज़र आएगी, नहीं आएगी ना, तो वो हमें सब कुछ ही ख़राब नज़र आएगा। तो हम सब अपने बिलीफ के चश्मों से देखते हैं दुनिया को, लोगों को, उनके बिहेवियर को उसी तरीके से जज करते हैं। तो उसने वहाँ पर उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल कर उसके अंदर जो फियर ऑलरेडी था वो ट्रिगर हो गया। और फिर उसके बाद जो बुरी हालत हुई है उसकी, और वो सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो समझा हमने ना कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, हमारे
लाइफ में जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, वो सब जोड़ कर रखता है। और जब भी कुछ इस तरीके की सिमिलर सिचुएशन आती है तो वहाँ पर वो ट्रिगर ज़रूर होता है। अब लेकिन अगर आप राइट इंटरप्रिटेशन निकालते हैं या चीज़ों का एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मैंने उससे बोला कि क्या रियली तुमने जो तुम्हारे साथ हुआ था उसको एक्सेप्ट करके क्या रियली तुम हील हो चुकी हो उससे? तो उसने बोला अभी तक नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड वो चीज़ है। और उसको जब समझाया गया कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं, तुम्हें जो एक चीटिंग तुम्हारे साथ हुई थी उसको तुम जनरलाइज नहीं कर सकती, तुम जनरलाइज करी हो। अगर एक लड़के ने तुमको इस तरीके से धोखा दिया और वो 3-4 लड़कियों के साथ इस तरह से चैट कर रहा था, चीट कर रहा था तुम्हें, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर लड़का ऐसा ही होगा। लड़के लॉयल भी होते हैं। और तुम्हारे हस्बैंड का तुमने देखा ना कि कुछ भी चेक किया, कभी तो कुछ भी नहीं मिला इस तरीके से। और 6 महीने जो तुम्हारी शादी का एक्सपीरियंस रहा, तुमको बहुत अच्छी तरीके से डील किया है ना, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया, सब कुछ है। और अभी जो बिहेवियर है वो भी इसलिए है कि जब वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया, समझ नहीं पा रहा था, इस वजह से ऐसा है हुआ कि अभी वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, उनकी नहीं समझ में आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा उनकी तरफ से गलत बिहेवियर आपको जो लग रहा है। लेकिन सोचो कि आपने क्या किया और लगातार जो आप और आपकी भी मजबूरी थी, आप भी ओसीडी के हाथों इस तरीके से बंध गए थे कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये जस्ट एक एंग्जाइटी है। थोड़े टाइम बाद हर फीलिंग सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ऐसे कभी एक्सपीरियंस तो रहा नहीं कि ये चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, तो आप भी पैनिक हो जाते थे, नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों ही पार्टी नहीं समझ पा रही थी, इसलिए उनका बिहेवियर ऐसा हुआ। अदरवाइज़ अगर टोटलिटी में देखा जाए तो वो इंसान अच्छा है। सो अभी जब ये चीज़ें समझ में आई कि इसका लिंक कहाँ पर है और किस वजह से माइंड ये गेम खेल रहा है, वो इनसिक्योरिटी, जो फियर है, वो जो एक्सपीरियंस जो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, उसकी वजह से एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पर हिप्नोथेरेपी से पहले उसका जो प्रीवियस बॉयफ्रेंड था उससे डिस्कनेक्ट कराया गया। और हिप्नोथेरेपी से जब उसका कोड कटिंग थेरेपी होती है, उससे एक रिलेशनशिप के लिए जो इमोशनल कनेक्ट था उससे जब उसको पूरा डिटैच किया गया, जितना भी उसको अंदर इमोशंस थे सब वेंट आउट कराए गए, तो वो वहाँ से एकदम कंफर्टेबल हो गई और एक्सेप्ट करा दिया गया। और पास से डिटैच होते उस चीज़ को अंदर एक्सेप्टेंस आते ही जो फियर पैदा कर रहा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे एक सांप तब तक खतरनाक है, उसके तब तक दांत है, लेकिन अगर उसके दांत तोड़ दिए जाएं तो फिर उसे गले में लटका कर घूमा जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हिप्नोथेरेपी की मदद से हुआ कि वो एक्सपीरियंस जो उसका था, उसके जो भी शिकायतें थीं वो सब कुछ अंदर से निकलवाया, जितना भी अंदर भरा हुआ था वो सब आंसू में निकला और एक्सेप्ट करा दिया गया। तो वो जो एक्सपीरियंस एंग्जाइटी इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस करा था, उससे वहाँ से एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी का लिंक ब्रेक हो गया। तो एंग्जाइटी सेटल हो गई। रिलैक्सेशन टेक्निक से एंग्जाइटी को सेटल कराया गया एंड देन फिर उसको बताया गया कि वो जनरलाइज कर रही है इस तरीके से, वो एज्यूम कर रही है इस तरीके से, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न से हैं। उसको सही सोचने का तरीका सीबीटी से ट्रेनिंग दी गई, फिर उसको एक्सपोजर कराया गया कि अर्ज है तो अंडरस्टैंड करते हुए कि ये क्यों हो रहा था और ये जस्ट अ फीलिंग है और ये पास हो जाएगी। उसको उसका जो रिस्पॉन्स, जो उसका कंपल्शन था वो करने से मना किया और उसको उस एंग्जाइटी को पास होने के लिए थोड़ी देर अपने आप को कंट्रोल रखना है, ये सब ट्रेनिंग दी गई। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे कुछ ही महीनों में उसकी ओसीडी ख़त्म हो गई और उसके हस्बैंड को भी साइको एजुकेशन दी गई कि ये जस्ट एक एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसको ओसीडी कहते हैं। एक पर्सन जानबूझ के ऐसा आपको हर्ट नहीं कर रहा है, वो उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसको बहुत ही ग्रेसफुली उस लड़की की परमिशन लेकर ये बताया गया कि आप इसको बता दो ताकि सामने वाले को समझने में हेल्प मिले आपको। और क्योंकि आजकल के लड़के भी बहुत समझदार होते हैं, वो जानते हैं कि कॉलेज वगैरह स्कूल लेवल पे कई बार ऐसे अटैचमेंट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आपको गलत ही मान लेगा। तो उस लड़के ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया और उसने इस बात को समझा कि हाँ ये नॉर्मल है कि कोई किसी को पसंद कर सकता है और कई बार ऐसे किसी के साथ ख़राब एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बल्कि वो लड़का और रिस्पॉन्सिबल हो गया कि ओके मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी कि मैं समझ नहीं पा रहा था, अब मैं इसका और ज़्यादा खास ख्याल रखूँगा। वो समझ रहा था इतना अच्छी तरीके से, तो उसने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, पास था तो पास था। और उसको सपोर्ट करने का भी उसने ज़िम्मा लिया कि अब मैं हूँ साथ में, कि मैं इतना प्यार केयर दूंगा, जो मैं नहीं समझ पाया उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अभी मैं जो है ना साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फैमिली के प्यार साथ से और सारी ट्रेनिंग थेरेपी से वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है।
और अब खुशहाली से अपने हस्बैंड के साथ एक नई ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। और बेहद खुशी के साथ मैं आपको ये बता पा रही हूँ कि वो मुस्कुराती भी बहुत अच्छी तरीके से अब इतना एजुकेटेड हो चुकी है, इतना ट्रेन हो चुकी है कि लाइफ में अगर कोई भी छोटी बड़ी परेशानी आएगी तो वो चुटकियों में अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेगी। तो साइकोलॉजिकल हीलिंग प्रोसेस इतना ही शानदार होता है जिसमें बिना किसी दवाई के नेचुरल तरीक़ों से सिर्फ अपनी सोच को बदलकर, अपने लाइफस्टाइल को बदलकर, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए से, अलग अलग साइकोथेरेपीज़ के ज़रिए से आप अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। जो करंट प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व हो ही जाती है, आप हमेशा के लिए ट्रेन हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, और अपनी लोगों की जो ज़िंदगी होती है उसको भी आप संवार पाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस केस ने आपको भी एक नई उम्मीद दी होगी कि ओसीडी नामक राक्षस से आप भी आसानी से बच सकते हैं। देखिए, शुरुआत में जितना आप ध्यान दे लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना लंबा आप अपनी इस परेशानी को खींच देंगे, ठीक तो आप तभी भी हो जाएंगे, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। आप अपना खास ख्याल रखिएगा और हर ओसीडी सफ़र के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी ओसीडी किसी और चीज़ को लेकर हो, लेकिन आपको समझ में तो आएगा ना कि किस तरीके से डेवलप होती है और कैसे ठीक होती है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।